हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10th के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल पेपर। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों का। वैसे तो बेसिक का सैंपल पेपर भी काफ़ी अच्छे लेवल का था, तो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स का। और ये पेपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने इशू किया है 25-26 के लिए। और आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे सेक्शन डी, जिसमें कहने को तो 4 ही क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, लेकिन एक्चुअल में है 8 क्वेश्चन। अब ये पिछले साल से ऐसा हो गया है कि आपको इनमें इंटरनल चॉइस मिल रही है, तो 4 दूनी 8 क्वेश्चन मिलेंगे। और 8 में से करने कितने हैं? 4 करने, हर 2 क्वेश्चन में से। जैसे ये इन दोनों में से एक करना है। ठीक है, और ये आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, यानी कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। ए और बी का मतलब ये नहीं है कि तुमने ए भाग भी करना है और बी भी नहीं, एक करना है। तो देखो जरा, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। एक रेलगाड़ी है जो इतनी दूरी, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की चाल बदल नहीं रही, वो कम ज्यादा नहीं हो रही है, एक ही स्पीड से चल रही है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी, मतलब उतनी ही दूरी है, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है। भाई जो स्पीड मान लो रेलगाड़ी पहले चल रही थी 60 या 60 की स्पीड में, तो कुछ टाइम लग रहा था उसको। अब कह दिया कि 5 किलोमीटर अधिक का मतलब अब चाल हो गई 65, तो टाइम कम लगेगा। ये कहानी है कि अगर इतनी चाल अधिक से तय करती है तो उसे 48 मिनट कम समय लगेगा। ना तो कहानी समझ में आई है? भाई रेलगाड़ी, ये डिस्टेंस थी, रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चल रही थी, तो मान लो 360 किलोमीटर है, तो लग गए 6 घंटे। अब वही डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, लेकिन स्पीड बढ़ के 65 हो गई, तो टाइम 6 घंटे में से 48 मिनट कम हो गए। 48 मिनट कम हो गए तो 6 घंटे का मतलब होता है 5 मिनट 60 सेकंड। 48 मिनट कम हो गए तो 5 मिनट, सेकंड नहीं मिनट, हाँ, 5 घंटे 12 मिनट। और ये 5 घंटे 60 मिनट लग रहे थे, यहाँ 5 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं। ये सारी कहानी उसने बता दी। अब करना क्या है? करना ये है भैया कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करो, कि शुरू में रेलगाड़ी किस चाल से चली थी। तो माना जो प्रश्न आखिर में पूछा है, देखो अभी क्वेश्चन मान लो ज्यादा नहीं आ रहा, राशि तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो लाइन कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो सबसे पहले इसी को मान लो कि माना रेलगाड़ी, यूं की यूं लाइन उठा के लिख दो कि माना लगा दो इसके आगे, और माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमें पता लग चुकी है, तो यहाँ पे दूरी भी लिख दिया, चाल लिख दिया, दूरी लिख दिया, तो लिया गया समय, लिया गया समय, इसको T1 कह दो। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, चाल का मतलब स्पीड, यानी कि 360 बटे एक्स। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, और आपका भी 1 नंबर तैयार हो गया। अब प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई, रेलगाड़ी की नई चाल। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, पेपर में तुम अपने आप लिख लेना। तो ये हो गई x जमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हमारी उतनी ही थी, 360 किलोमीटर। तो नया समय, रेलगाड़ी ने उस दूरी को तय करने में जो समय लिया, वो हो गया 360 बटे x जमा 5 घंटे। अब एक बात को समझना, बहुत सिंपल सा मैथ है कि अगर हम तेज स्पीड से चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, कम लगेगा जी भाई। ये तो तेज नहीं, ये कम है, सॉरी, ये कम स्पीड से चल रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, तो ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है, और दोनों में 48 मिनट का फर्क है। ठीक है, अब यही बस ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 घटा T2 कितना है? 48 मिनट। और ये है घंटे, तो मिनट के घंटे बनाओगे तो पहले तो T1 लिख दो, चलो 360 बटे एक्स,
360 बटे x जमा 5 और 48 मिनट के घंटे बनानी हो तो बटे में लगा दो 7। ये 6 8 48 सीधा किस पे जा रहा है? 6 8 48, 10 2 चौके 8, 24 5 2 5 10, 12 चौक 48 और 12 5 60। तो ये 4/5 आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ आ गई, रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो। लेफ्ट साइड में लघुत्तम ले लो पहले तो x के ब्रैकेट में x जमा 5, x से x कट गया। 360 के ब्रैकेट में x जमा 5, x जमा 5 से x जमा 5 कट गया। 360x बराबर है 4/5। ऊपर खोलोगे तो 360x, 360 को 5 से करो, 36 5 180 होता है। 1800 घटा 360x, इसको इधर ले जाओ। 4 के ब्रैकेट में x के ब्रैकेट में x जमा 5 और बटे में 5 अभी यही है, तो मैंने इससे इसको काट दिया। ये बच गया 1800। थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है सवाल, पेपर में तुम थोड़ा ढंग से करके आना। अब इस 1800 को कर दो इस 5 से गुणा, तो ये आ जाएगा 1800 गुणा 5 बराबर है 4x ब्रैकेट x जमा 5 और इस 4 को भी यहाँ ले आओ। तो क्यों? पहले गुणा करोगे फिर लघुत्तम लेओगे, कॉमन लेओगे, उससे अच्छा सब कुछ एक तरफ ले आओ। संख्याएं 4 एकम 4, 4 चौक 16, 8 में से 6 गए 2, 4 5 20, 0 पापा 25, 2 5 चौके 20 और 2 2250 बराबर है x की 2 जमा 5x, या x की 2 जमा 5x घटा 2250 बराबर है 0। पहले विविक्तर निकाल लो, b की 2 माइनस 4ac। जल्दी तो नहीं हो रहा? 5 की घात 2, 4 गुणा 1 गुणा 2250 घटा का। पूरा प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ ताकि याद आ जाए कि भाई डायरेक्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये हो गया 5 5 25, 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। ये बन गया 9 9025। ठीक है यहाँ तक? अभी साथ के साथ में एक बार आपको पहले डी का अंडर रूट और बता दूं 9025 का। ये ट्रिक मैंने एक बार पहले भी बताई थी। जैसे मान लो मैंने 35 का वर्ग करना है तो 3 चौके 12, पीछे 25 लगा दो। अगर मैंने 85 का वर्ग करना है तो 8 निम, उससे अगले से गुणा करो 72, पीछे 25 लगा दो। तो ये जो 9025 है, अगर तुम ध्यान से देखो तो 9 ढाई 90 और पीछे 25 लग रहा है, तो ये 95 आएगा इसका वर्गमूल। भाई 95 का वर्ग करोगे तो 9 ढाई 90 और 5 5 25। अब x का मान निकाल दो, माइनस b जमा घटा d का अंडर रूट बटे 2a। याद है ना ये फॉर्मूला? माइनस का 5 क्योंकि b 5 है, जमा घटा 95 क्योंकि d का अंडर रूट मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। 2a, a की जगह 1 है तो बटे में 2। x के 2 मान आएंगे, दोनों लिखने हैं। पहले ये एक घटा के निशान के साथ लिखना है और एक जमा के निशान के साथ। तो जमा का 95 बटे 2 और घटा का 5 घटा का 95 बटे 2, जिसे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो 95 में से 5 गया 90, 90 के बटे में 2 यानी कि 45। अब x का मान 45 आ गया, यही नहीं छोड़ना। x क्या लिया था? रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, तो आखिर में लिख दो अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? मुश्किल तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेलगाड़ी की चाल का। 2 ही क्वेश्चन है शायद आपकी बुक में, ये शायद 4.1 में से है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा बदल रखा है, ये 48 मिनट था नहीं वहां पे, जो मुझे ध्यान आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये देखो ये भी सेम है ना? ये भी सेम है, बहुत अच्छे, ध्यान तो दे रहे हो। एक विमान है, हवाई जहाज, विमान हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मीटर देरी से रवाना हुआ। क्या मतलब है? इस बात को ही पकड़ लो। भाई मान लो हवाई जहाज को चलना था 10 बजे और वो 30 मिनट देर से चला, यानी वो 10:30 बजे चला, ठीक है? और 1500 किलोमीटर
की दूरी कि 1500 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। उसकी सामान्य चाल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान। अब जल्दी से करा दूं। दूरी 1500 किलोमीटर माना प्लेन की चाल, लिख लोगे ना, माना प्लेन की पहली चाल। भाई शुरू में उसको जाना था x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसको टाइम लगना था 1500 बटे x। लेकिन क्योंकि वो 30 मिनट लेट हो चुका है, 30 मिनट लेट हो चुका है, तो जो नई चाल उसने बनाई, भैया जो मैं मान लो मेरे को चलना था 1000 की स्पीड से, तो उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 250 और बढ़ा दिया, तो नई स्पीड हो गई x जमा 250 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो वही थी, उतनी दूर जाना था। अब नया जो टाइम उसको लगा वो हो गया 1500 बटे x जमा 250। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है कि जब हवाई जहाज x की स्पीड से चल रहा था तो इतना टाइम लग रहा था, अब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो गया। पहले टाइम ज्यादा लगना था, आधा घंटा देर हो गया, तो वो टाइम भी कवर कर रहा है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये ज्यादा समय था, ये कम समय है, और दोनों में कितनी देर का फर्क है, 30 मिनट का। बस यही काम उसमें करा था हमने कि जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, तो T1 घटा T2 बराबर है 30 मिनट। मिनट के घंटे कैसे बनाए थे, 30 बटे 60, यानी 1 बटे 2 घंटे। बस 1500 बटे x घटा 1500 बटे x जमा 250 बराबर है 1 बटा 2। बिल्कुल पहले सवाल जैसा है, ये एक जैसे दो सवालों का अभ्यास हो गया। अब मैं ना डायरेक्ट कर रही हूँ, 1500 को इन दोनों से डायरेक्ट गुणा कर रही हूँ मैं, एक स्टेप हम बचाएंगे यहाँ। तो ये हो गया 1500x जमा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, इस 1500 को इन दोनों से गुणा करूंगी, तो ये तो आ गया 1500x, और 1500 को करेंगे 250 से, तो 2 जीरो तो पीछे हैं और एक ये है, 3 जीरो तो ये आ गई है। और 15 को 25 से करेंगे, 15 5 75, हासिल पाई 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, 3,75,000। और इसको इससे करेंगे तो घटा 1500x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दो को इस तरफ ले जाओ और इनको इस तरफ। 3,75,000 को 2 से करोगे तो 1 2 3, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, और ये हो जाएगा x की 2 जमा 250x। ये हो गया, थोड़ा सा लंबा है, घटा 7,50,000 बराबर है 0। ठीक है। अब x का मान, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है ना, तो थोड़ा सा उत्तर बड़ा आएगा। तो ये हो गया b की 2 माइनस 4ac, b की 2 का मतलब हो गया 250 का वर्ग, 4 a का मतलब 1, और c का मतलब 7,50,000। कई बच्चे इस तरह की गुणा कॉपी लेके करने लग जाते हैं, मुंह जुबानी करनी है, ये तो जीरो है सारी, 75 और 4 की तो गुणा करनी है। और 250 का वर्ग मत करो, 25 का वर्ग याद है, 25 का 625, 625, और पीछे 2 जीरो लगा दो, एक जीरो की बजाय। घटा, घटा नहीं, घटा का तो ये है, ये घटा का है ना, दो घटा मिलके जमा, गलती ध्यान दिया करो, 0 0 0 0, 4 जीरो लगी, 4 5 20, 4 7 28, और 2 30, 30 लाख आ गया। 30 लाख में 62,500 जोड़ दो तो ये आ गया 30,62,500। अब इसका निकालना है अंडर रूट। यहाँ बस थोड़ा सा स्टेटमेंट की अब ये कहानी होगी। 30 लाख का नहीं निकालूंगी मैं, निकालूंगी 30,625 का वर्गमूल। पीछे की तो 2 जीरो का 1 बन जाएगा, ये आ गया 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2, 1 का दुगुना कर दो 2, ऊपर से तारा 0 6 9 29 को 9 से नहीं करेंगे, 2 5 10, 2 9 9 81, 8 9 2 18 नहीं, 8 पे 8 2 64, 8 2 16 और 6 22, 8 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे देखते हैं, यहाँ भी 7 लगाओ, 175 होना चाहिए शायद, 7 लगाओ, 7 7 49, 4 7 2 14 और 4 18, 16 में से 9 गए 7, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से तारा 25, 17 दूनी 34, 5 पे देखो पापा 25, ठीक है बिल्कुल, तो
75 आ गया। ये तरीका कौन सी क्लास में आ जाता है अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो? 8वीं में आ जाता है। अभी 8वीं के बच्चे कर भी रहे हैं। इतने का वर्गमूल तो 175 और 2 जीरो की 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो डी का अंडर रूट आएगा 1750। अब एक्स का मान निकाल दो। बोलो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले फार्मूला पूछ रही हूँ मैं, रूट डी और बटे में 2a माइनस बी प्लस माइनस। अब बिल्कुल करो मरो का टाइम आ गया। जो बच्चा अभी भी याद ना करे तो फिर भगवान का नाम लेना, कोई नहीं पास करा सकता। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, माइनस बी की जगह 250, डी का अंडर रूट मैंने पहले ही निकाल रखा है 1750 बटे 2। एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 250 जमा का 1750 बटे 2, और एक वैल्यू आएगी माइनस का 250 माइनस का 1750 बटे 2, और ये कैंसिल हो जाएगा। 1750 में से 250 गए, 0 0 5 और 1 और बटे 2, 750 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी हवाई जहाज की। समझ में आ रही है बात? कोई गलती तो नहीं है? चलें आगे हैं। तो दोनों क्वेश्चन भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। दो ये कर लिए और एक बुक का 3। ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर तुमने 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो तो ये लास्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए। अगर यहाँ तक भी तुम कर आए ना, 4 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। इक्वेशन तक बना दी, 3 नंबर पक्के हैं, और ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल के फार्मूला लिखा है तो 4 नंबर पक्के हैं। सॉल्यूशन का एक ही नंबर कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब आगे जो क्वेश्चन है भैया अभी करवाया है मैंने, किस पेपर में करवाया है बताएगा कोई? पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। प्री बोर्ड में आ रहा था, बेसिक में भी आ रहा था। तो ये हमारा है थेल्स थ्योरम। कौन सी? हाँ, बेसिक अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, और आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय हिंदी में बोलते हैं। करवा चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। यदि किसी त्रिभुज की, त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, देखते जाना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, वो एक भुजा हो गई BC, और BC के समानांतर ये लाइन खींच दी L, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, भैया ये त्रिभुज की इस भुजा के तो समानांतर खींच दी लाइन, तो इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर ये लाइन अगर काट रही है और इन बिंदुओं के नाम अगर भाई साहब D और E है, तो तुमने क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को वो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि जो AD बटे DB है वो AE बटे EC के बराबर आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी सिद्ध क्या करना है कि AD बटे DE बराबर है AE बटे EC, दिया है, सिद्ध करना है। तुम देख लेना, पिछली वीडियोज में भी है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो प्री बोर्ड का हमने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा लिया, हमने बेसिक वाले का करा लिया, दोनों में सेम थ्योरम थी और पूरी डिटेल में उसमें करा रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई पे मिल जाएगा, और हमारे बच्चों को आती है। ठीक है, फिर भी फटाफट मोटा मोटा ले लेते हैं। एक बार रचना करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे? रोशन रचना। देखो डायग्राम बना दिया, दिया है लिख दिया, सिद्ध करना है लिख दिया, रचना लिख दी। 2 नंबर मिल गए, 5 में से कितने मिल गए? 2। हमें नंबर बटोरने हैं, एग्जामिनर को मौका नहीं देना हर क्वेश्चन में हमें नंबर दे, भाई ऐसा कर देना है, उसको बांध के रखना है। तो यहाँ से एक लंब डाल दो, मान लो इसका नाम है DM, वही रटे रटा स्टेप है, और ये हो गया EN, ठीक है। और B को E से मिलाओ और D को C से मिलाया। ये सारी बातें आप रचना में लिख देना। DM लंब AC और EN लंब AB डालो, B को E से व C को D से मिलाया। हो गया। अब आ जाओ प्रमाण पे, बताओ भाई प्रमाण जिसको आता है। देखो
प्रमाण पे आ जाओ। हमें करना क्या है अब, यही यही तो है कि इसीलिए कह रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस तंग करेगा तुम्हें। तुम्हें अपना ये देखना है कि करना क्या है, इसको ब्लॉक बना लो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमें दिखाना है कि एडी डीबी, एडी बटे डीबी आना था। यहाँ गलत कर दिया ना, यहाँ गलत कर दिया। ये आएगा एडी बटे डीबी, और ध्यान भी नहीं दिया तुमने, बराबर है एई बटे ईसी। अब सुनो, एडी बटे डीबी दिखाना है, याद है स्टेप कोई क्या? हाँ, क्षेत्रफल लेंगे इस ऊपर वाले का, और डीबी से जो ये त्रिभुज जा रहा है इसका। ये पहला स्टेप है। ये सवाल और वर्गमूल 3 वाला सवाल तो रट लो। तो अब तुम लिखोगे, हाँ अब लिखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का। और इसके लिए एक हिंट और बताया था मैंने, एक हिंट और बताया था। क्या बताया था? कि हमें उत्तर में ए डी बटे डी बी दिखाना है। दोनों के पीछे ई लगा दो, ए डी के साथ भी ई लगा दो और डी बी के साथ भी ई लगा दो। तो ये बन गया त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी सी ई। इतना तो याद रख सकते हो। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 का तो 1/2 लिख दो आधार की जगह। अब इसको यूं का यूं लिख दो, ऊपर एडी नीचे डीबी, ऊपर एडी और नीचे अरे ऊपर एडी और नीचे आ जाएगा 1/2 गुणा डीबी। अब रह गया लंब। तो ये देखो एडी है ना, एडी, एडी पे ये लाइन लंब डल रही है, तो ई एन, तो ऊपर भी ई एन नीचे भी EN। सब कुछ यहीं से निकल के आ रहा है। रोशन ध्यान दे, एडी बटे डीबी दिखाना है। अब एडी के पीछे ई लगाया तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, डीबी के पीछे ई लगाया तो त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 तो हो गया आधार एडी, ये एडी एडी, डीबी डीबी। अब यहाँ पे ऊंचाई की जगह दोनों में एक ही को लेना है ई एन, क्योंकि इस लाइन पे यही लंब आ रहा है। ये मैं तुम्हें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल देखनी हो तो मैंने करवा रखा है चैनल पे, बहुत डिटेल में, पूरा 1 घंटे में थ्योरम करवा रखी है। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये आ गया ए डी बटे डी बी, समीकरण नंबर 1। अब रोशन, ये यश ध्यान दो बेटा, इधर ए बटे ई सी है, तो ए के सामने डी है तो ए डी लगा दो, ईसी के सामने भी डी है तो ईसी डी लगा दो, यानी इन दोनों के पीछे डी लगा दो और इन दोनों के पीछे ई लगाना था। तो ये आ जाएगा त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई ए ई डी 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 डी, यस इट्स ए ई डी का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल। 1/2 आधार ए, देखो ना ये आधार है और ये ऊंचाई है ए, और नीचे वाले में आ जाएगा ई सी, है ना, और साथ में एम डी, वेरी गुड, गुणा डी एम। तो 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये आ गया ए बटे ई सी, यानी समीकरण नंबर 2। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान दो बस भाई, राइट साइड में तो ये आ चुका है, ये आ गया ए डी बटे डी बी, ये आ गया ए बटे ई सी, और इन्हीं दोनों को बराबर दिखाना है। अब आ जाओ इनकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ए डी ई और ए ई डी एक ही त्रिभुज है, ए डी ई और ए ई डी एक ही त्रिभुज है, क्लियर हो रहा है। तो ऊपर तो दोनों बराबर हैं, नीचे आ जाओ डी बी ई और ई सी डी, ध्यान दे लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो डी बी ई तो ये वाला त्रिभुज है, और ई सी डी ये वाला त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुजों का यही आधार है डी, और दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी बिल्कुल बराबर है, ठीक है। 9वीं में नियम आता है कि अगर दो त्रिभुजों का एक ही आधार है, दो समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर भी वो बात तुम्हें याद ना रहे तो और आसान बता दूं, सिंपल एक ही लाइन लिखाना कि अब त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल के। जिन बच्चों को इसका रीजन याद ना रहे वो छोड़ दें,
बाकी जिनको याद है वो लिख देना, क्योंकि दोनों का आधार डीई है, दोनों का आधार डीई है, वह ऊंचाई समान है। मैं छोटा लिखवा देती हूँ, दोनों की ऊंचाई समान है। अब सुनो, लेफ्ट साइड में ऊपर वाले तो पहले ही बराबर थे, अब नीचे वालों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, तो लेफ्ट साइड दोनों बराबर होगी, और जब लेफ्ट साइड दोनों बराबर होगी तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो इसका अब हम यहाँ शॉर्टकट लेंगे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से पहले तुम ये दिखाना कि ये दोनों बराबर हैं, एक लाइन लिखनी है यहाँ। उसके बाद तुम्हें लिखना है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे, तो हैंस प्रूव्ड। इसको मैं फिर यहाँ लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 बार। अब इसी से इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि इसी साल के बेसिक के सैंपल पेपर में भी आ रही है, स्टैंडर्ड में भी आ रही है, प्री बोर्ड में भी आ रही है, और पिछली बार भी आ रही है पेपर में। ठीक है, याद नहीं होगी, लिख के देखनी पड़ेगी, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक भी गलती नहीं हो, 5 नंबर लेने हैं। ठीक है, लिख के देखने की लड़ाई, भी तो 15 दिन रह रहे हैं, अपना फटाफट लिख के देखते हो। अभी इसी में इंटरनल चॉइस आ जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में फिर भी तुमने गलती कर दी थी समझाने में, यही क्वेश्चन, अभी यही वो क्वेश्चन है जो प्री बोर्ड में आ रहा था, ये पूरा यूं का यूं प्री बोर्ड में आ रहा था। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, तो थोड़ा सा मैं स्केल एंड ट्रायंगल बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, त्रिभुज की भुजा बीसी पर, बीसी भुजा पे डी नाम का बिंदु है, तो बीसी भुजा पे ये डी नाम का बिंदु है, और कोण एडीसी और बीएसी बराबर हैं। तो पहले तो ये मिला लो, और अब ये क्या कह रहा है कि ये वाला कोण और बड़े त्रिभुज का ये पूरा कोण बराबर है। दिया है, मैं ये सारी कहानी लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगी, मैं बस जो दे रखा है वो लिखूंगी, तुम पूरा लिखोगे। दिया है मैं क्या कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु है और ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि भैया सी ए स्क्वेयर बराबर है सी बी गुणा सी डी। यही बात मैंने उस सवाल में बताई थी, आ चुका है ये प्री बोर्ड में, चेक करना पेपर उठा के। देखो भाई, सी ए स्क्वेयर, सी ए 2 बार आ रहा है, सी ए 2 बार आ रहा है का मतलब ये लाइन 2 बार आ रही है। ठीक है, सी बी आ रहा है, सी बी का मतलब भाई साहब ये लाइन आ रही है, और सी डी का मतलब ये छोटी लाइन आ रही है। लॉजिक को पकड़ना कि ये छोटी लाइन और इसको मिलाएं तो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, हाईलाइट कर दूं, एक तो ये त्रिभुज बन गया, बन गया, और सी बी और सी ए दोनों को लें तो ये बड़ा त्रिभुज बन गया। इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांग सम दिखाना है, इस बड़े त्रिभुज को और इस फिरोजी रंग के त्रिभुज को आपने सर्वांग सम दिखाना। अब इनमें मिल क्या रहा है, पहले मुझबानी काम चलेगा, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। बड़ा त्रिभुज सर्वांग सम नहीं भाई, समरूप, और ये छोटा त्रिभुज, इनको सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते। सर्वांग सम, हाँ छोटे बड़े हैं ना, वेरी गुड, छोटे बड़े हैं तो सर्वांग सम नहीं, समरूप है। समरूप का मतलब कोई दो कोण या भुजाओं का अनुपात है। ये छठे चैप्टर में से, दोनों छठे चैप्टर में से है, ये लिखना भूल गई मैं यहाँ, ये दोनों चैप्टर 6 में से हैं, और ऐसा ही पैटर्न आएगा फाइनल में भी। तो अब मेरी बात सुनो, समरूपता सिद्ध करनी है, समरूपता के लिए 2 कोण बहुत है, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं देखो एक बार इसको थोड़ा सा अलग डायग्राम बना दूं, पहले तो ये सफेद वाला त्रिभुज बना दूं, सुनना ध्यान से, ए बी सी, और फिर मैं ये फिरोजी वाला त्रिभुज बना दूं, ए डी सी। ये जो सी पे कोण है ना, ये तो दोनों के अंदर है कि नहीं है, गलत तो नहीं बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सेम है। और बुक वाले ने खुद कहा है कि ये जो एडीसी कोण है ना, एडीसी नाम पढ़ लो, एडीसी और बीएसी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो हम इनकी तुलना को किस ढंग से करें कि इस त्रिभुज को अगर मैं पलट दूं, ध्यान देना, पलट दूं का मतलब थोड़ा सा मैं इसको, अगर ये घूम जाता है तो मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखाऊं, तो ये ऐसे आ गया। अब ऐसे की बजाय इसको उल्टा करना पड़ेगा, हमें मतलब जो मैं बताना चाह रही हूँ, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ बस,
बनेगा वही, लेकिन ये त्रिभुज कुछ ऐसे बने कि ये मान लो तो यहाँ सी आ जाए, यहाँ ए आ जाए, यहाँ बी आ जाए, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, और ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज का नाम बदल जाएगा। अब नाम क्या बदल जाएगा कि बी ए सी और ए डी सी, बस। ठीक है, तो तुम लिखोगे, प्रमाण में आ जाओ कि त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज ए डी सी में कौन सी तो कौन सी के बराबर हो गया। और इसका एक ट्रिक और बताई थी मैंने, पिछले वीडियो में भी बताई थी, कि जो कोणों का नाम है ना वही त्रिभुज का नाम ले लो। वही तो लिया है मैंने, देखो तो एडीसी की जगह तो मैंने एडीसी लिया है, और बीएसी की जगह मैंने बीएसी लिया है। खत्म कहानी। अब एक कोण तो पहले ही बराबर है, एक कोण इसने बराबर दे रखा है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कुछ भी। ये दोनों बराबर है क्योंकि ये हमें दिया गया है, दोनों बराबर हैं, तो कौन सा नियम लग जाएगा, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो तुम ले दो ए डी बटे बी ए, ध्यान देना, ए डी बटे बी ए बराबर है ए सी बटे डी सी, ए सी बटे डी सी, और बराबर है सी बी बटे सी ए, ले लो चाहे सी बी बटे सी ए। अब हमारे उत्तर में सी ए 2 बार आ रहा है, और इसमें सी ए यहाँ आ रहा है, यहाँ, यानी इन दोनों को ले लो। ठीक है, इन दोनों को फिर ले लो, सी ए बटे सी डी, ए सी हो या सी ए हो एक ही बात है, डी सी हो या सी डी हो वो तो एक ही बात है भाई। ए आगे है, सी पीछे, सी आगे है, ए पीछे, और बराबर है सी बी बटे सी ए। इसको कर दो आर पार गुणा, सी ए गुणा सी ए बराबर है सी बी गुणा सी डी, और ये आ गया सी ए स्क्वेयर बराबर है सी बी गुणा सी डी इति सिद्धम। ये मैंने अभी अभी इसी सेशन में 1 महीने में 3 बार तुम्हें करा दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब आगे करेंगे, अब सॉल्व करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 34। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से है, कौन सा चैप्टर है ये नई बुक में, शायद 12वां चैप्टर है, शायद, मुझे अगर एग्जैक्ट याद हो तो क्वेश्चन नंबर 34 है। स्टेटमेंट पढ़नी है। अब ये देखो मेरी बात सुनो, ये डायग्राम बनाया है, इसी को यहाँ दोबारा बनाया हो, आधा नंबर पक्का है। स्टेटमेंट पढ़ो, एक बार हम पढ़ते हैं पहले, कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है और एक बेलन पर अध्यारोपित है। ये एक रॉकेट है और ये एक बेलन है, बेलन के ऊपर एक शंकु की शेप में रॉकेट बनाया हुआ है। क्लियर हो गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया। अब तुमने 2 चीजों को हाईलाइट कर लेना है, कि एक तुम्हारे पास शंकु है और एक हमारे पास बेलन है। हो गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, सब कुछ ही तो दे रखा है, पूरा रॉकेट कितने का है, 26 सेंटीमीटर हाइट का है, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 है और इसकी ऊंचाई 6 है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखना कि ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक नहीं रहे, ये ऊपरला थोड़ा सा चौड़ा है इसकी तली, और इसकी तली थोड़ी सी भीड़ी है, तो इसका व्यास, व्यास कह रहा है ये व्यास 5 है। इनको ना पेन लेके, हल्का सा पेंसिल लेके, भाई ये तो शंकु की ऊंचाई हो गई और शंकु का व्यास हो गया, और बेलन का अलग कलर ले लो, बेलन का व्यास 3, यानी कि ये जो तली है इसका जो व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब सुनो, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना हो, यानी ऊपर तो नारंगी रंग करना है, इस हिस्से पे तो नारंगी रंग करना है, और बेलन के ऊपर पीला रंग, इसके ऊपर पीला रंग करना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान ये लेना है। अब ये क्वेश्चन आ गया, मान लो नहीं आ रहा और इससे अगला भी नहीं आ रहा, इसमें कोई चॉइस दे रखी है, आ जाए तो बहुत बढ़िया। मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन ही यही है कि बेटा यही क्वेश्चन करना है तुमने, कुछ मत करो, अपना सबसे पहले तो बना दो एक डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम बनाओ जिसमें एक हमने ये बना दिया बेलन, ठीक है,
और बेलन के ऊपर थोड़ा सा बड़ा बना दिया शंकु। तो ये हमने बना दिया शंकु। तो थोड़ा सा इससे भिड़ता हुआ है लेना, कुछ इस तरीके का। आगे मेरी बात समझ में। अब इतनी ऊंचाई तो है 6 सेंटीमीटर और इतनी ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। अगर ये डायग्राम आप बना देते हो, अगर ये डायग्राम आप बना देते हो तो आधा नंबर आपको मिल गया। और ये डायग्राम आप नकल करके बना हो गया। अब इन सवालों में जो चीज मैंने सिखाई है वो ये है कि दो आकृति मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा कभी तीन मिलेगी। उन दोनों की विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या अलग अलग लिख दो। है तो यहाँ लिख दो शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को h बोलते हैं जो कि है 6 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास देखो ये रहा, शंकु का व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या r ये हो जाएगी व्यास का आधा 5/2 सेंटीमीटर। ये यहाँ लिख देती हूँ मैं 26 सेंटीमीटर। हो गया एक भाग। दूसरा भाग क्या है भैया, ये बेलन है। अब ये पूरा 26 है और ये 6 है, तो बेलन की कितनी होगी 20। बहुत बढ़िया। तो बेलन की कितनी होगी 20 ऊंचाई। अब इस बात को लिख दो, बेलन की ऊंचाई। अब एक बात का ध्यान रखना कि शंकु की ऊंचाई को छोटा h लिया है और त्रिज्या को छोटा r लिया है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को आप बड़ा h से ले लो, जो कि हो गई 26 घटा 6 यानी कि 20 सेंटीमीटर। फिर आपने लिख दिया बेलन का व्यास कितना है। बेलन का व्यास भी अभी दे रखा था यहाँ 3 है। वेरी गुड। व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन की जो त्रिज्या है उसको बड़ा आर ले लो 3/2 सेंटीमीटर। तो ये 1.5 नंबर का काम आपने कर दिया। क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? पक्का? जिसको इसका एक भी फार्मूला याद नहीं वो भी कर सकता है इतना काम। तो कि भैया डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना के शंकु के सारे भाग लिख दिए। कहाँ से लिखे? इसी में से छांट के। बेलन के सारे भाग लिख दिए। कहाँ से लिखे? इसी में से छांट के। ये कितने नंबर मिल गए? 1.5 मिल गए। कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये कहता है कि बेलन पे तो पीला रंग करना है। अब एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि लकड़ी का तो खिलौना है, लकड़ी तो लकड़ी तली में भी लग रही है और लकड़ी यहाँ लग रही है। अब एक बात थोड़ी सी समझनी है कि बेलन का ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा हमें। क्यों नहीं दिख रहा? शंकु ने ढक लिया उसको। शंकु ने उसको भाई भाई ये बेलन है और इसको ऐसे शंकु ने ऊपर से पूरा पूरा ढक लिया। तो जो पीला रंग होएगा वो एक तो यहाँ होएगा और एक इस तली में होएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो पहले तो यही निकाल दो, पीला रंग निकाल दो कि पीला रंगा जाने वाला बेलन का भाग या बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो रंगा, पीला ही लिख दो, पीला रंगा जाने वाला बेलनाकार भाग, रंगा जाने वाले बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलना का अलग अलग करना पड़ेगा, एक सवाल में 2 सवाल आ गए। अब क्या है, अब किसी बच्चे को याद है बेलन का ये तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल प्रेयर में भी पूछ रहे थे शायद। और ये इसकी 2 पाई, बहुत बढ़िया 2। अब एक बात और ध्यान रखनी है, बेलन है और बेलन की जो त्रिज्या है वो बड़ा आर है और बेलन की जो ऊंचाई है वो बड़ा एच है। तो आप फार्मूले में बड़ा आर और बड़ा एच लिखो। और अब बेलन की तली में भी रंग होना है। तली क्या करती है? फार्मूला याद नहीं है हमें, हम तो बस ये देख रहे तली कैसी होती है बेलन की, वृत्ताकार गोल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी प्रेयर में पूछा जाता है रोज आपसे, पाई आर स्क्वायर। हो गया। अच्छा ये कह रहा है पाई की जगह भाई साहब 3.14 लेना है। हाँ तो अभी देखो 2 गुणा पाई की जगह 314/100 गुणा आर, आर की जगह 3/2 और ऊंचाई की जगह 20। बल्कि ऐसा करो, 1 मिनट एक और टिप दे दूं, पाई और आर को कॉमन ले लो। यहाँ है पाई आर और यहाँ भी है, तो यहाँ बच गया 2h, ये पाई बाहर चला गया जमा। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा हल करने वाला। पाई अब एक ही बार लिखना पड़ेगा 314/100, आर की जगह 3/2,
अब देखो मेरी बात सुनो, हाइट कितनी है 20 है, और यहाँ हाइट का दुगना करना है 40 आ गया, बहुत अच्छे। और आर की जगह फिर से 3/2। अब इतना कराए तो समझ लो तुम्हारे 1.5 थे, 2 2.5 नंबर बन गए यहाँ पे, 2.5 के साथ 3 भी बन गए, कैलकुलेशन अगर ना भी आए तो। अब भैया इसको ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 100। अब ये 100 से मत काटना, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 16 17, 3 एकम 3 और 1 4/100। यहाँ आप लघुत्तम लोगे 2। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, 40 दूनी 80, और 80 में 3 जोड़ देना तो ये आ जाएगा 83/2। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कट तो रहा नहीं है। अब 471 को 83 से गुणा करो और 200 से भाग करो, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी। एग्जाम्पल है, ये आ रहा है 39,093/200। अच्छा एक बात और बता दूं, ना आए तो छोड़ आना, तो आधा नंबर कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तक तो इतना तो करके आ ही सकते हो, ज्यादा करो तो गुणा करके लिखाना, दैट्स ऑल। फिर भी अगर भाग जिसको आती हो तो ये बन रहा है 195.47 लगा लो, 465 आ रहा है वैसे तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया पीला भाग। क्लियर हो गया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी कि ये हिस्सा और ये, ठीक है कि नहीं। अब शंकु पे आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना शंकु पे। शंकु पे करना है नारंगी रंग, जो कि एक तो यहाँ हो जाएगा, और जो तली है ना उस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो इसने पहले, ये तो इसने पता नहीं खुद ही दे दिया डायग्राम, देना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। ये डायग्राम आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है भैया वहां पे, है। ये मुझे लग रहा है इसने बाय मिस्टेक, क्योंकि ये तो बहुत तगड़ा हिंट दे दिया इसने यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर में इतना तगड़ा हिंट मिलता नहीं है। क्या हिंट मिल रहा है कि कहानी को समझो, कि यहाँ आओ अपने डायग्राम पे और भी साफ दिखेगा। देखो ये तो बेलन है, और बेलन के ऊपर ये गोलाई में शंकु है, तो यो हिस्सा तो बेलन ने ढक लिया ना शंकु का, तो शंकु में भी तो केवल ये चुगर्दे का है, तो हिस्सा बचा रंग करने वाला। मेरी बात समझ आ रही है कि भैया ये तो बेलन वाला भाग है, जी हाँ दिख रहा है आपको, और ये बाहर से शंकु वाला भाग है, और दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया, तो बीच वाला ढक जाएगा और केवल इस हिस्से पे तली में पेंट होएगा। तली में जो पेंट होएगा ऑरेंज कलर का, हाँ घटा सकते हैं, नहीं घटाएंगे तो हम बड़े क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा घटाएंगे, और दूसरा दूसरा इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। आगे मेरी बात समझ में। तो इस पे कौन सा रंग करा है, नारंगी, तो इस पे लिख दो नारंगी रंगा जाने वाला। नारंगी लिखने के ही बहुत, रंगा उत्तर गलत होना तो आधा नंबर कटता है बस, बाकी सारा मेथड का नंबर होता है। रंगा जाने वाला शंकु का क्षेत्रफल बराबर है, पूरा लिखने की जरूरत है, तुम सीधा फार्मूला लगाओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल, एल नहीं निकाला अभी हमने, जमा, ये कहानी समझ आ गई ना, बड़े क्षेत्रफल में से छोटा घटा दो, तो बड़ा तो शंकु का है, तो पाई आर स्क्वेयर और माइनस पाई आर स्क्वेयर। दिखने में गड़बड़ लग सकती है। अब ये एल कहां से निकालें भाई साहब, देखो अब ध्यान देना, एल का फॉर्मूला होता है हमारा कि आर की 2 जमा, हाँ तो ये तो 6 है, और शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की 5/2 है, तो ये तो एल निकालो अब पहले, फिर फॉर्मूले में बाद में रखेंगे। एल की 2 बराबर है आर की 2 जमा एच की 2। आर हो गया 25/4 और एच हो गया 36/1। एल की 2 देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 36 चौका 144, 144 में 25 जोड़ोगे तो 169 आएगा, और /4 दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, तो एल का मान आ गया 13/2। अब इसमें वैल्यू पुट करो। अब एक बार और मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि पाई आर एल जमा पाई ब्रैकेट में आर की 2 घटा आर की 2, और पाई को भी फिर आप ले लो कॉमन, तो आर एल जमा आर की 2 घटा आर की 2। अब इसको हल कर दो, 300 फार्मूला भी लिखा होगा ना, तो आधा आधा मैं अभी दिखा दिया आपको, स्टेप मार्किंग आधा आधा नंबर करके भी आएगा। आर 5/2 है, एल 13/2 है, ये आ जाएगा 25/4 घटा 9/2।
4। इसकी कैलकुलेशन अब तुम कर लेना, मैं एक बार लिख देती हूँ। 13 5 65/4, 25 में से 9 गए, है भाई 16 है बटे 4, 65 और 16 ने कर दो 314/100, 4 लघुत्तम है, लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 81/4। काटो तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। ये आ गया 157 गुणा 81/200। और मैं अब इसका लिख रही हूँ डायरेक्ट आंसर बुक में से, जो 63.585, ये हो गया 63.585 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ा सा है ये लंबा। अच्छा, अब इसके जो साथ में जो हमें चॉइस मिल रही है ना, वो तुम्हें आसान मिल जाएगी। ये भी इसी चैप्टर में से है। हाँ, ये एक्सरसाइज का है, और ये पहली ही एक्सरसाइज में से है जहां तक मेरा ख्याल है। दोनों है, दोनों पहली में से आ रहे हैं, तो पहली भी आधी भी कर लो तो भी काम चल जाएगा। चलो जल्दी से देखते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को गिलास में परोस रहा था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, लेकिन गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। कहानी को समझना कि भाई बाहर से वो बेचारा देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि तेरे को इतना बड़ा गिलास भर के जूस का मिलने वाला है। उसको ये नहीं दिख रहा कि अंदर ये ऐसे इतना स्टील यहाँ लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? असली तो गिलास ये दिख रहा है, लेकिन लेकिन वास्तव में तो इतना ही जूस इसमें आना है, नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो जिससे गिलास की धारिता को कम कर दिया, कम हो जाती है, या धारिता कम हो जाती है। ठीक है, धारिता माने धारण करने की क्षमता, उसका आयतन, उसमें आने वाला जूस कम हो गया। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। सबसे पहला काम क्या बताया था? डायाग्राम जरूर बनाओ। आधा नंबर तो दे रखा है तो भी बनाओ, और नहीं दे रखा है तो बनाना ही बनाना है। भाई एक बेलनाकार गिलास मिल गया, गिलास की ऊंचाई 10 है, तो यहाँ दिखा दिया सौरभ 10 सेंटीमीटर। व्यास 5 है, तो ये पूरे को मैंने दिखा दिया 5 सेंटीमीटर। तो व्यास दिखा दिया और ऊंचाई दिखा दी, और नीचे एक अर्धगोला है, तो अब ये अर्धगोला भी दिखा दो। अब ये क्या कहता है कि गिलास की आभासी और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बताऊं तो फाइंड द रियल वॉल्यूम एंड एपरेंट वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। वॉल्यूम बोले तो कैपेसिटी, आयतन। एपरेंट माने जो इसको जूस मिलेगा, और एक्चुअल, एपरेंट माने जो दिख रहा है बाहर से, सॉरी, एपरेंट तो आभासी। भाई अब तुम जूस पियोगे तुम्हें तो दिखेगा इतना भर के मिल रहा है, असल में मिल कितना रहा है जूस, इतना। तो ये जो है ये तो है आभासी, और ये है एक्चुअल। जब घटा के निकालेंगे तो पहले तो बेलन का असली आयतन निकाल लो, इसको सारे को तुम लिख लेना। ठीक है, बेलनाकार गिलास की क्या निकालें? सबसे पहले ऊंचाई, तो इसको ले लिया, h कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है? 5/2 सेंटीमीटर। और गोला, गोला नहीं है वैसे, ये क्या है? अर्धगोला। तो भैया अर्धगोले की भी क्या निकलती है? सिर्फ त्रिज्या, तो वो भी कितनी आ गई? 5/2 सेंटीमीटर। तो अब लिख दो आभासी आयतन। आभासी माने दिखने का कुछ और है जो है। अब दिखने में तो पूरा गिलास दिख रहा है, बाहर से स्टील का है, डिजाइन दिख ही ना रहा, तो वो कितना हो गया? πr²h। बेलन का आयतन πr²h। पाई की जगह बंदा जब 314/10 कह रहा है, तो तुमने 314/100 ही लेना है। आर का वर्ग यानी 25/4, और ऊंचाई कितनी? 10। 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और ये आ गया 157। 157 को 5 से कर दो, 5 7 35, 3 पापा 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 785/4, 4 एकम 4, 7 में 4 गए 3, 4 निम 36, 4 छिक 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इतने सेंटीमीटर क्यूब लग रहा है कि इसमें इतना जूस आ जाएगा। है
ठीक आ रहा है? बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल ठीक है। और वास्तविक धारिता, वास्तव में उसके अंदर जूस कितना आ रहा है कि भाई साहब ये नहीं आ रहा, इसमें से इतना जूस कम हो गया। तो अब आप कर दो कि 196.25 घटा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कौन बताएगा? याद है? हाँ, वेरी गुड। कितना? पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको अलग निकाल लो एक बार, इसको अलग निकाल लो, है ना, बार बार यही लाइन हमें लिखनी नहीं पड़ेगी। तो 2/3 गुणा 314/100 और 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। 2 से 2 कट गया, 5 25, 25 चौके 100, और 2 से ये कट के 157 आ गया। 157 को फिर 5 से करेंगे तो वही 785, लेकिन नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 निम 72, 8 में से 2 गए 6, 8 8 64, 5 में से 4 गया 1, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40। ये आ गया। इस वैल्यू को इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 से, तो वास्तविक धारिता कितनी हो जाएगी? 196.25 घटा 98.125। घटाना ना आए तो 196.25 को ऊपर लिखो, 98.125 यहाँ 0 लगा दो, 10 में से 5 गए 5 बाकी, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया? अरे 1 मिनट पापा, 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ है अभी आंसर? तो घटा के आएगा ना बाद में। 32.71 आ रहा है, हमने कहाँ गलती कर दी? 2/3 पाई हो गया 314/100, आर की जगह आ गया 5/2, 5/2 और 5/2। ठीक चल रहे हैं ना हम यहाँ? तो देखो भाई, एक तो 2 से तो 2 कट गया है, पापा 25, और 25 चौके 100 आ गया, और 1 2 से ये कहाँ, ये 3 रह गया भाई। 4 दूनी 8 और 8 किया 24 आएगा भाई यहाँ पे ये। ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा? एक तो ये 3 बच गया नीचे, एक ये 4 बच गया नीचे, और एक ये 2 बच गया। तो 4 3 12, और 12 दूनी 24। अब 24 से करोगे तो 24 दिए 72, और ये हमारा बन रहा है 32.71 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। तो 32.71, और वही काम हमने यहाँ करना है। 32.71, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 2 गए 3, और 9 में से 3 गए 6, और 1 ये 163.54 वर्ग क्यूब घन सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारे से भी गलती हो जाती है। ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक? अब ये बिल्कुल आसान है, जल्दी से 2 मिनट लगाएंगे इस पे, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 35वां क्वेश्चन। निम्न बारंबारता बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च, यदि जेब खर्च का माध्य 18 है, देखो इस लाइन को पढ़ लेना भाई रे, माध्य जेब खर्च 18 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मेरे तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ तो मैं लिख दूं 3 ही कॉलम बनेंगे, 4 बन जाएंगे, जेब खर्च 3 ही बनेंगे, है ना। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। अब ये बताएंगे भाई कि क्या करना है अगला स्टेप। माध्य दे रखा है इसका 18, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। नहीं, आप नहीं बोलोगे, ये बताएंगे। हाँ भाई बोलो भाई। 12 मध्य बिंदु एक्स आई, 12, 14, 18, 20, 22 और 24। ये तो रटा पड़ा है हमारे बच्चों को। तो क्यों? इनका मध्य बिंदु निकाल 11 और 13 के बीच में। वैसे भी ना पता हो तो 11 और 13 को जोड़ के 2 से भाग कर लो, 24/2 12 हो जाएगा। सब में एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब क्या करूं अगला स्टेप? इनकी गुणा कर देंगे, एफ आई एक्स आई। अब ये सब आपस में गुणा करते हुए चलना है। बोलते जाओ, 12 सत्ते 84, 14 चिक 16 निम्मा,
मैं भी भूल गई, थोड़ा नहीं, मैं 144, वेरी गुड। 18 3 54, 5 18 का 234। अब यहाँ ध्यान देना, 20 को f से गुणा करोगे तो 20f, और 22 पंजे 110, और 24 चौके 96। अब क्या करूं, जोड़ने हैं सिग्मा एफ आई। अब यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे कि f को नहीं जोड़ेंगे, f को भूल जाओ, इनको और इनको जोड़ लो। 7 और 6 13, 13 दूनी 26, और 9 35, और 5 40, और 4 44, जमा एफ, वेरी गुड। इस एफ को अलग जोड़ेंगे और यहाँ भी इस 20 एफ को अलग जोड़ेंगे, तो यहाँ आ गया 44 जमा एफ। और अब इस कॉलम को जोड़ना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये याद होगा सबको, 792 आता है, कितना आता है, 4 4 8 4 12, 4 3 4 तो 16 और 6 22, 2 9 2 11 और 1 12, 3 15 4 19, और 8 27, और 8 35, 752 आएगा। ये आ गया 752 जमा 20 है, हो गया। अब हमें दे रखा है कि भैया माध्य तो 18 है, ये रहा माध्य, जेब खर्च 18 है। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर है 18। एफ आई एक्स आई ये है। अब यहाँ ना लास्ट में तुम थोड़ी सी गलती कर जाते हो कैलकुलेशन में, भाई 752 जमा 20 एफ ऊपर आ गया, 44 जमा एफ नीचे। अब इनकी करनी है आर पार गुणा, थोड़ा ध्यान देना। अब इस एक को इनसे गुणा करना है, तो ये लेफ्ट साइड तो यूं की यूं रह जाएगी 752 जमा 20 एफ, और ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ गलती क्या करते हो कि 18 को दोनों से गुणा करना है, या 18 को बाहर लिखो और ब्रैकेट में 44 जमा एफ लगा दो। हाँ ये तो रट रहे हैं वैसे तो तुम्हें, लेकिन लास्ट में मतलब उत्तर तो बिठा देते, बीच में एक दो स्टेप की गड़बड़ कर जाते हो। 18 को 44 से करोगे 792 आएगा, और फिर 18 को एफ से करोगे तो 18 एफ आएगा, ये गलती मत करना। अब 20 एफ को यहीं रखो और 18 एफ को लेफ्ट में ले आओ, तो 20 एफ घटा 18 एफ, 792 को राइट में रखो और 752 को ले आओ, ये हो गया 2 एफ बराबर है 40, और एफ की वैल्यू आ जाएगी 40 बटे 2 यानी कि 20। ये तो बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता है। और अब जल्दी से इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, क्या है ये कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो, और यदि कुल बारंबारता 100 है। इसी पे कर दूं एक कॉलम, मुझे स्टेटमेंट नहीं उतारनी पड़ेगी। क्या कॉलम बनेगा बताएगा कोई बच्चा मुझे, माध्यक में क्या बनता है एक कॉलम, और नहीं नाम क्या होता है उसका, संचयी, बोला करो साथ साथ, संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में बोलते हैं सी एफ। देखो कोई जल्दी तो नहीं हो रही ना, मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ आ रहा होगा, ये बारंबारता है, नहीं ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। इनका माध्यक 525 है, तो माध्यक के लिए निकालेंगे सी एफ। अब सी एफ में क्या करेंगे, 2 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 जमा एक्स, ये पिछले वीडियो में भी था शायद, 36 जमा एक्स, 36 में भी जोड़ो 56 जमा एक्स, 56 जमा एक्स जमा वाई, 56 में 9 जोड़ो 65 में 7 जोड़ो, और 72 में 4 जोड़ो। अब ये बात तुमने खुद देख ली होगी, अब भैया बार बार करते हैं तो हमें रटी जाती हैं चीजें, बस यही अभ्यास की थोड़ी कमी रह रही है, नहीं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है 10वीं के पेपर में। अब एक बात का ध्यान रखना, ये सारी तालिका यहाँ बना लेना, अब मैं कॉपी पेस्ट नहीं होगी यहाँ पे, तो सबसे पहला काम होगा तालिका बनाएं, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो माध्यक है वो 525 दे रखा है, और कुल बारंबारता 100 दे रखी है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो माध्यक है वो 500 से बड़ा है, हाँ 500 से 600 के बीच में है, तो माध्यक वर्ग हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 500 से 600, ठीक है। इसके सामने वाली जो बारंबारता है वो एफ हो जाएगी 20, और उससे जो ऊपर वाली बारंबारता है वो सी एफ हो जाएगी
तो सी एफ हो जाएगी 36 जमा एक्स। एन हमें पता है 100 है, तो एन बटे 2 50। एक हमें एच चाहिए होता है, वो क्या होता है? एच ऊंचाई, यानी कि भाई इसकी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इनमें कितने कितने का फर्क है, गैप हो गया। अब सिंपल माध्यक का फॉर्मूला लिख लो। क्या तुम नहीं बोलोगी, ये बोलेगा माध्यक का फॉर्मूला? नहीं, थोड़ी सी गलती करते हो। हाँ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ और पूरी ब्रैकेट को एच। अब ये एल तो नहीं लिखा हमने, एल तो नहीं लिखा। एल बताओ क्या है? एल में 500। इस माध्यक वर्ग की जो निचली वर्ग सीमा है, तो एल की जगह यहाँ लिखो 500 और यहाँ लिखो 525 जमा एन बटे 2 की जगह 50। थोड़ी सी बात का ध्यान रखना, जो सी एफ है वो 36 जमा एक्स है, तो जब यहाँ सी एफ लिखोगे घटा के बाद, तो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करोगे और बटे में एफ की जगह, एफ कितना है देखो 20 है, एच कितना है 100। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये पूरा एक अलग सीन है, इसको नहीं छेड़ना। हाँ, ब्रैकेट खुल के घटा होगा। ये 500 को उठा के यहाँ ले आओ और इसको अपने आप में अलग सॉल्व करना, इनको मिक्स मत करना। समझ में आ गई मेरी बात? ये 500 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे 525 घटा 500। और देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। मैं केवल इस हिस्से को लिख रही हूं अब यहाँ, 50 घटा 36 और घटा जमा घटा का एक्स। अक्षय आ रहा है समझ में? 50 घटा 36 घटा एक्स और पूरी ब्रैकेट के बाहर 5। अब यहाँ 525 में से 500 गया तो 25 बच गया, 50 में से 36 गया, ठीक है ना? 14 घटा एक्स और ये गुणा में 5 है, इस 5 को भी लेफ्ट में ले आओ। 25 बटे 5 बराबर है 14 घटा एक्स, पापा 25, 14 घटा एक्स बराबर है 5। एक्स को उधर ले जाओ, 14 घटा 5 बराबर है एक्स, 14 में से 5 गए। वाई कहाँ से निकालेंगे? कहाँ रख दूं एक्स की जगह? नो, हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो एन है वो 100 है और ये भी एन है, ये आखिर में 100 के बराबर है, तथा 76 जमा एक्स जमा वाई 100 के बराबर है। एक्स की जगह 9 रख दो। तो एक और भी आया था ना, एक्स जमा वाई बराबर 24। अच्छा, भी निकाला नहीं था, तो ये हो गया 85 और वाई को उधर यहीं रखो, 85 को परली तरफ ले जाओ, तो वाई का मान आ गया 15 और एक्स की वैल्यू आ गई 9। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड में। तो ये था कंप्लीट सेक्शन डी। हाँ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं करवाऊंगी सेक्शन डी। थैंक यू।